राष्ट्रपति के अनुच्छेद पढ़ने के बाद अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति की शक्तियों की। तो राष्ट्रपति के पास अनेक शक्तियां होती हैं जिनको हम बिंदुवार पढ़ रहे हैं। पहली जो शक्ति है वो होती है कार्यकारी शक्तियां। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की सभी कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं, यह भी हमने पढ़ा था। अनुच्छेद 53 के अनुसार सभी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। इन्हीं के आधार पर राष्ट्रपति बहुमत दल के नेता को बुलाता है और उसको प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। अन्य मंत्रियों का चयन प्रधानमंत्री करता है, वो राष्ट्रपति को सलाह देता है और राष्ट्रपति उनको नियुक्त करता है। इसके बारे में हम प्रधानमंत्री टॉपिक पर पढ़ेंगे। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति अनेक पदाधिकारियों को भी नियुक्त करता है, जिनमें मुख्य हैं, पहला नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG, जिसको हम कैग कहते हैं। दूसरा महान्यायवादी। तीसरा मुख्य और अन्य न्यायाधीश। आपके सर्वोच्च न्यायालय के और उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति और उनकी सिफारिश पर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। राज्यपाल, राजदूत और उच्चायुक्त, इन पदों पर भी व्यक्तियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उसके अन्य सदस्यों को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। इसके अतिरिक्त अन्य जो राष्ट्रीय आयोग हैं उनके अध्यक्षों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। यहां पर यह प्रश्न 3 अलग अलग शब्दों में पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है। राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्य, राज्यसभा में 12 सदस्य और संसद में 14 सदस्यों का मनोनयन करता है। तो ये राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां हैं, वो सारी शक्तियां उसी के अंदर होती है। प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है, प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद को नियुक्त करता है। इसके अलावा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, महान्यायवादी, मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्त, राज्यपाल, राजदूत, उच्चायुक्त, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, विभिन्न राष्ट्रीय आयोगों के अध्यक्षों की नियुक्ति, ये सभी कार्य राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन भी राष्ट्रपति कार्यकारी शक्तियों के तहत करता है। इसके बाद दूसरा, विधायी शक्तियां। इन शक्तियों के अनुसार अनुच्छेद 85 के अनुसार राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करना यानी कि सत्र बुलाने का अधिकार है, सत्र अवसान करना यानी कि सत्र को समाप्त करने का अधिकार है, और लोकसभा को भंग करने का भी अधिकार राष्ट्रपति रखता है। ये उसकी विधायी शक्तियां हैं कि वह संसद के सत्र को बुला सकता है, संसद के सत्र को समाप्त कर सकता है और लोकसभा को भंग भी कर सकता है, और ये सभी कार्य अनुच्छेद 85 के तहत होते हैं। इसके अलावा कोई भी विधेयक तब तक कानून नहीं बनता है जब तक राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर नहीं कर देता है। जब तक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं होंगे तब तक कोई भी विधेयक कानून नहीं बनता है, क्योंकि राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका ही सही, लेकिन उसके हस्ताक्षर की बहुत महत्व है। इसके बाद अनुच्छेद 108, राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। इसको आप सीधा याद रखें, 108 हमारा एम्बुलेंस का नंबर होता है जो इमरजेंसी में आता है, और संयुक्त अधिवेशन भी तभी बुलाए जाते हैं जब कोई कार्य अलग अलग सदनों में नहीं हो पा रहे हो और वो बहुत जरूरी हो, अत्यावश्यक हो, तो एक संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, यानी कि इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जा सकती है। तो आप इमरजेंसी से 108 को याद रख सकते हैं। 123, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देती है। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है, और यह अध्यादेश संसद प्रारंभ होने पर 6 सप्ताह के भीतर संसद द्वारा पारित होने आवश्यक होते हैं। राष्ट्रपति जब संसद नहीं चल रही होती है उस समय अगर देश में कोई ऐसा कार्य हो जाए जब तत्काल किसी नियम को बनाने की आवश्यकता हो तो एक अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति को होती है, और वो अध्यादेश तब जब संसद का सत्र प्रारंभ होता है तो उसके 6 सप्ताह के भीतर संसद द्वारा पारित होना आवश्यक है, नहीं तो समाप्त हो जाता है। और वैसे अध्यादेश की जो अधिकतम
मान्यता है वो 6 माह की होती है। अगर 6 माह तक भी अगर किसी कारण से संसद सत्र नहीं चल पा रहा हो और कानून को बढ़ाना हो तो वो उसको दोबारा जारी कर सकता है। इसके बाद निम्न जो विधेयक हैं ये संसद में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेना आवश्यक होते हैं, जिनमें अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक प्रस्तुत करने से पहले 110 के तहत धन विधेयक प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। अनुच्छेद 17 के अनुसार भारत की जो संचित निधि है उसमें से कोई भी खर्च करने से पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होती है। अनुच्छेद 3 किसी भी राज्य का नाम बदलना हो, उसकी सीमा में परिवर्तन करना हो या एक नए राज्य का गठन करना हो, इस विधेयक के लिए भी राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होती है। बिना उसकी स्वीकृति के ये संसद में लाए नहीं जा सकते हैं। तो अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक, अनुच्छेद 17 के तहत भारत की संचित निधि से खर्च और अनुच्छेद 3 के तहत राज्य में किसी भी प्रकार का बदलाव या नए राज्य का गठन करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति लेना आवश्यक होता है। इसके बाद बात करें वित्तीय शक्तियों की, तो कोई भी धन विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के बिना लोकसभा में प्रस्तुत नहीं होता है, यह भी हमने पढ़ा था। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 112 राष्ट्रपति वित्त मंत्री के माध्यम से लोकसभा में वार्षिक बजट प्रस्तुत करता है। खुद नहीं करता, वित्त मंत्री बजट पढ़ता है, लेकिन वो राष्ट्रपति की अनुमति ले चुका होता है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा क्योंकि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के द्वारा ही कोई खर्च किया जा सकता है। बजट में खर्च के बारे में ही व्यवस्था की जाती है। अनुच्छेद 280 राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए वित्त आयोग की नियुक्ति करता है। यह भी उसकी एक वित्तीय शक्ति है। अनुच्छेद जरूर याद रखें, अनुच्छेद 280 राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए वित्त आयोग की नियुक्ति करता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति प्रतिवर्ष महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट यानी कि कैग की रिपोर्ट और वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद में प्रस्तुत करता है। ये उसकी वित्तीय शक्तियां होती हैं। इसके बाद सैन्य शक्तियां, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। तीनों सेना के जो सेना प्रमुख होते हैं, जल सेना प्रमुख, थल सेना प्रमुख, वायु सेना प्रमुख, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। और किसी भी देश के साथ जब युद्ध प्रारंभ होता है या युद्ध समाप्त हो जाता है तो इन दोनों की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है, क्योंकि वो सर्वोच्च कमांडर होता है। राजनीतिक शक्तियां, राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी देश का प्रतिनिधित्व कर सकता है, यानी कि किसी भी देश में जो भी दो देशों के बीच संधियां होती है तो भारत की तरफ से वो संधियां राष्ट्रपति के नाम से ही होती हैं। किसी भी प्रकार के जो समझौते होते हैं वो भी राष्ट्रपति के नाम से ही होते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व राष्ट्रपति करता है। वह राजदूत और उच्चायुक्त को नियुक्त करता है, यह भी इसकी राजनीतिक शक्ति होती है। इसके अतिरिक्त सभी देशों के साथ होने वाले समझौते या संधि राष्ट्रपति के नाम से ही होते हैं, यह भी मैंने आपको बताया। और इसका सीधा सीधा कारण यह है कि राष्ट्रपति संवैधानिक कार्यपालिका होती है। इसके बाद में बात करते हैं समाधान शक्तियों की। तो अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को समाधान की शक्ति प्राप्त है और इस शक्ति के द्वारा वह किसी भी व्यक्ति को दोष मुक्त कर सकता है। अगर राष्ट्रपति को यह लगता है कि इस व्यक्ति के जो गलतियां हैं, जो अपराध हैं, उसको क्षमा किया जा सकता है मानवीय आधार पर या किसी और आधार पर, अगर उसको लगता है तो वो उसको क्षमा कर सकता है या उसके दंड के स्वरूप को बदल सकता है। कठोर कारावास को सरल कारावास में बदल सकता है, फांसी को आजीवन कारावास में बदल सकता है या उसकी सजा की अवधि को कम कर सकता है। कम करने का मतलब 10 साल की सजा को घटा करके 5 साल, 2 साल उसके आचार या व्यवहार के आधार पर बदल सकता है। या फिर सजा पर रोक लगा सकता है, जैसे किसी को फांसी की सजा हो जाए तो उस सजा को कुछ समय के लिए सस्पेंड कर सकता है, निलंबित कर सकता है, रोक सकता है। ये उसकी समाधान की शक्तियां हैं। किसी भी व्यक्ति को दोष मुक्त कर सकता है, सजा के स्वरूप को बदल सकता है, सजा की अवधि को कम कर सकता है या फिर सजा को तत्काल होने पर रोक लगा सकता है। इसके बाद में बात करते हैं वीटो शक्ति की। यह राष्ट्रपति की एक बहुत ही खास प्रकार की शक्ति होती है। अनुच्छेद 111 राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को अपने पास रख सकता है।
संसद जब किसी विधेयक को पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजती है तो राष्ट्रपति उस विधेयक को अपने पास रख सकता है या उसको पुनर्विचार हेतु दोबारा लौटा सकता है। ये एक विशेष शक्ति है जो राष्ट्रपति को दी गई है, यानी संसद अपनी मनमानी न करे, उस पर थोड़ी लगाम लग सके, इसके लिए राष्ट्रपति को संविधान के द्वारा ये शक्तियां दी गई है। राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की वीटो शक्तियां होती हैं। एक होती है अत्यंतिक वीटो, एक होती है निलंबनकारी वीटो और एक होती है जेबी वीटो। अत्यंतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो और जेबी वीटो। अत्यंतिक वीटो, इसको निरपेक्ष वीटो भी कहते हैं। इसके तहत राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को अपने पास रोक लेता है और उसको तब तक रोक के रखता है जब तक जिस मंत्रिपरिषद के द्वारा, जिस सत्र के द्वारा वो विधेयक भेजा गया है वो सरकार ही चली जाए, तो उस सरकार के जाते ही, उस सरकार की इस्तीफा देते ही उसके द्वारा भेजे गए विधेयक स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। ये एक विशेष प्रकार की शक्ति है कि अगर राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को साइन नहीं करना चाहे तो उसको अपने पास अनिश्चित काल तक रख सकता है और उसको भेजने वाली जब सरकार चली जाती है तो उसके साथ ही वो विधेयक अपने आप ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति के पास किसी भी विधेयक को साइन करने की समय सीमा बाधित नहीं है। इसके बाद निलंबनकारी वीटो, इसमें राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटा देता है और इस द्वारा इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने का समय निकल जाता है, यानी कि वो विधेयक टल सकता है। तो ये राष्ट्रपति उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। लेकिन अगर संसद उसको दोबारा पारित कर दे और वापस राष्ट्रपति के पास भेज दे तो इस बार वह उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होता है। तीसरा जेबी वीटो, इसमें राष्ट्रपति न तो स्वीकृति देता है और न ही वापस लौटाता है, बल्कि उसको अनिश्चित काल के लिए लंबित कर देता है। इसको पॉकेट वीटो भी कहते हैं। अब हम हमारे अब तक के भारतीय इतिहास में हुए इन सभी वीटो पावर के जो उपयोग हैं उनके कुछ उदाहरण देखते हैं, क्योंकि कई बार ऐसे उदाहरण भी पूछ लिए जाते हैं। तो जैसे अत्यंतिक वीटो का उदाहरण सबसे पहले हमें 1954 में देखने को मिला था। अत्यंतिक वीटो 1954 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पीईपीएसयू विनियोग विधेयक को रोक लिया था। 1954 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पीईपीएसयू विनियोग विधेयक को रोक लिया था और यह अत्यंतिक वीटो का उदाहरण था। इसी तरीके से 1993 में आर वेंकटरमन ने संसद द्वारा पारित वेतन एवं भत्ता पेंशन बिल को रोक दिया था। 1993 में वेंकटरमन ने राष्ट्रपति द्वारा पारित वेतन एवं भत्ता पेंशन बिल रोक दिया था। ये अत्यंतिक वीटो के उदाहरण थे। ऐसे निलंबनकारी वीटो 2006 में डॉक्टर अब्दुल कलाम ने लाभ के पद से संबंधित विधेयक को पुनर्विचार हेतु भेज दिया था। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने 2006 में, और ये निलंबनकारी वीटो का उदाहरण था। पॉकेट वीटो का सबसे ज्यादा प्रचलित, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला उदाहरण यही है। 1986 में ज्ञानी जेल सिंह ने भारतीय डाक संशोधन विधेयक को रोका था और ये पॉकेट वीटो का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल था। अब हम आखिरकार लास्ट शक्ति की बात करते हैं, आपातकालीन शक्तियां। संविधान के भाग 18 में, ये याद रखना है, भाग 18 अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 360 तक आपातकालीन शक्तियों का वर्णन किया गया है और राष्ट्रपति को 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां दी गई हैं। एक तो अनुच्छेद 352 जिसको राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं, अनुच्छेद 356 जो राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करता है, और अनुच्छेद 360 जिसको वित्तीय आपातकाल कहते हैं। 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 356 राष्ट्रपति शासन, 360 वित्तीय आपातकाल। अब हम एक एक को देखते हैं। अनुच्छेद 352, ये शक्तियां तब लागू होती हैं जब देश पर कोई बाहरी आक्रमण हो जाए या देश के अंदर सशस्त्र विद्रोह हो जाए। इन 2 स्थितियों में, जब देश पर कोई बाहरी आक्रमण आए या अंदर सशस्त्र विद्रोह हो जाए, तो अनुच्छेद 352 लगाया जाता है। इसको लागू करने के लिए
केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित अनुमति की आवश्यकता होती है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित अनुमति की आवश्यकता होती है और मंत्रिमंडल की सहमति के बाद जब ये घोषणा हो जाती है तो इस घोषणा के 1 माह के भीतर इसको संसद के द्वारा अनुमोदित यानी कि पारित करवाना आवश्यक होता है। 1 माह के भीतर संसद द्वारा पारित कराना आवश्यक होता है। राष्ट्रीय आपातकाल को अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। इसको अंडरलाइन रखें, अनुच्छेद 352 को अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है, ये बढ़ता ही रहता है। लेकिन एक बात यह भी है कि इसको न्यायालय में चुनौती भी दी जा सकती है। राष्ट्रीय आपातकाल को न्यायालय में चुनौती भी दी जा सकती है। देश में अब तक राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगा है। यहां पर आपको 3 चीजें याद रखनी है, कब लगा, उस समय प्रधानमंत्री कौन था और राष्ट्रपति कौन था। तो पहला 26 अक्टूबर 1962, 26 अक्टूबर 1962, कारण चीनी आक्रमण। उस समय राष्ट्रपति राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। 26 अक्टूबर 1962 चीनी आक्रमण, राष्ट्रपति राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। दूसरा पाकिस्तान युद्ध 3 दिसंबर 1971, पाकिस्तान युद्ध 3 दिसंबर 1971, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राष्ट्रपति वीवी गिरी, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, राष्ट्रपति वीवी गिरी। तीसरा 26 जून 1975, कारण आंतरिक अशांति, 26 जून 1975 आंतरिक अशांति, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद, इंदिरा गांधी और फखरुद्दीन अली अहमद। ये जो तीसरा आपातकाल था ये बड़ा ही विवादास्पद रहा था। इसके बाद 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा आंतरिक अशांति शब्द हटा दिया गया और उसकी जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। अनुच्छेद 356, जब किसी राज्य में संविधान के अनुसार शासन व्यवस्था संचालित नहीं होती है तो राज्यपाल की सिफारिश पर केंद्रीय मंत्रिमंडल लिखित अनुमति से अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। संसद द्वारा 2 महीने में इसका अनुमोदन होना अनिवार्य है और अनुमोदन होने के बाद राष्ट्रपति शासन 6 माह के लिए लगाया जाता है। 6 माह के लिए राष्ट्रपति शासन लगता है। यहाँ याद रखना है कि इसको अधिकतम केवल 3 वर्ष तक ही बढ़ाया जा सकता है, केवल 3 वर्ष तक ही इसको बढ़ाया जा सकता है। देश में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन 20 जनवरी 1951 को पंजाब में लगा। सबसे पहले पंजाब में लगा 20 जनवरी 1951। राजस्थान में अब तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। याद रखें 4 बार, 1967, 1977, 1980 और 1992-93। तो 4 बार 1967, 77, 80 और 92-93, ये 4 बार राष्ट्रपति शासन राजस्थान में लग चुका है। यहाँ पर बातें फिर से याद जो रखनी है 356 के बारे में कि राज्यपाल की सिफारिश पर लगता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुमति आवश्यक होती है, 2 महीने में अनुमोदन होना अनिवार्य है, 6 माह तक लगता है, 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। सबसे पहली बार पंजाब में लगा और राजस्थान में अब तक 4 बार लग चुका है। इसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 360। जब देश में वित्तीय संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाए, वित्तीय संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाए यानी भारत की वित्तीय साख को खतरा उत्पन्न हो जाए तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुमति पर राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। इसको भी संसद में 2 माह में अनुमोदित करना अनिवार्य है। तो याद रखें आपका अनुच्छेद 356 और 360 को 2 माह में अनुमोदित करना अनिवार्य है, जबकि 352 को 1 माह में ही अनुमोदित करना अनिवार्य है। अभी तक भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा एक बार भी नहीं की गई, तो वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं लगा है। और वित्तीय आपातकाल एक बार नहीं लगा, अनुच्छेद 356 यानी कि जो राष्ट्रपति शासन होता है वह बार लगा हुआ है और 352 यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल केवल 3 बार लगा है। तो दोस्तों ये था राष्ट्रपति। आज का वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो गया, लेकिन इसमें मैंने राष्ट्रपति को संक्षेप में पूरा समेटने की कोशिश की है। अब तक जो राष्ट्रपति हुए उनके जीवन से संबंधित घटनाएं, उनके कुछ ऐसे अजीब जो आंकड़े बन गए, कौन पहला था, कौन की किसकी क्या विशेषता थी, उन सबको लेकर के मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो ये नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक आप इस वीडियो को अगर पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका साथ बनाए रखें। धन्यवाद।